समान ज्ञान के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, तो प्रधानमंत्री भारतीय संविधान में प्रधानमंत्रियों का की शक्तियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चूंकि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, है ना। प्रधानमंत्री की भूमिका और मंत्रिपरिषद की भूमिका एक सलाहकार की भूमिका होती है, इसलिए जब समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियां कही जाएंगी। ठीक, क्या राष्ट्रपति की शक्तियां? तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वही वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं केवल किन मामलों को छोड़कर? राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, विवेकाधीन, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। ठीक है, क्या राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वही वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की शक्तियां। क्लियर हो गया? मतलब कि जिन सभी मामलों में कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वास्तव में उनके पीछे सलाह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। लगभग सभी कार्यों में केवल कुछ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राष्ट्रपति जो भी करता है उसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह होती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से कि प्रधानमंत्री की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियां। हालांकि औपचारिक रूप से ऐसा कहीं वर्णन किसी अनुच्छेद में नहीं है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से है। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन अब व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और बातें हैं जो हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के रूप में पहचान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों के रूप में, लेकिन ये केवल अनौपचारिक रूप से, ऐसा नहीं कि औपचारिक रूप से किसी अनुच्छेद में ऐसा लिखा है। ठीक है, जिन शक्तियों की हम पहचान कर सकते हैं प्रधानमंत्री की, ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के रूप में कुछ शक्तियां जिनकी हम पहचान कर सकते हैं, तो ये अनौपचारिक रूप से ही हैं, इनका वर्णन कहीं पर मिलेगा नहीं। ठीक, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है? प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, आपको पता ही है। आप देखते भी होंगे कि प्रधानमंत्री के पास कुछ कैबिनेट मंत्रालय भी होते हैं, कुछ उनके पास मतलब जो किसी को आवंटित न किए गए हों वे सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास होते हैं, और प्रधानमंत्री सभी का प्रमुख समन्वयक होता ही है। तो प्रधानमंत्री क्या काम करता है? सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने समकक्ष मंत्रियों का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? हाँ, प्रधानमंत्री मंत्री होता है और अपने जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का प्रधान होता है, मंत्रियों का प्रधान होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके सारे काम होते हैं कि मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया, इन सब को वो अवगत करवाता है। किससे अवगत करवाता है? राष्ट्रपति को।
मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया और विभिन्न क्या सलाह रहे, इन सब बातों को राष्ट्रपति को से अवगत करवाता है। ये सब काम प्रधानमंत्री का है। ठीक है। मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करके प्रधानमंत्री उनके कार्यों को प्रगति को देखता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही, प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रियों को मंत्रालय मिलता है ना। मंत्रियों को मंत्रालय मिलता है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री क्या करता है, सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करता है। सभी मंत्रियों के कार्यों में समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करता है। मुख्य नीति निर्माण में मुख्य नीति निर्माता होता है। ठीक है, नीति निर्माता होता है। अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा जो भी नीतियां निर्धारित होती हैं या उनकी पार्टी द्वारा, तो अंतिम रूप प्रधानमंत्री के ही द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री उस पर अंतिम मुहर लगाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। जैसा कि हमने बताया, देख रेख, समन्वय, मुख्य नीति निर्माता और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। और क्या करता है, उचित दिशा निर्देश देता है। उचित दिशा निर्देश। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब क्या हुआ कि किसी एक ने, मंत्री ने अगर गलती करी, इसका मतलब, हाँ, अगर किसी एक मंत्री की गलती है तो इसका मतलब उसी मंत्री की केवल गलती नहीं है, ये पूरे मंत्रिमंडल की गलती है। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री की गलती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मान लीजिए अध्यक्षता, क्योंकि अध्यक्षता करता ही है प्रधानमंत्री और मुख्य समन्वय करता भी है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति आई, किसी मंत्री से मतभेद हो गया या उस मंत्री ने प्रधानमंत्री की बातों को नहीं माना, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, तो प्रधानमंत्री पहले तो ये कह सकता है कि इस्तीफा दे दो। ठीक है, प्रधानमंत्री इस्तीफा मांग सकता है, इस्तीफा मांग सकता है। ठीक है, और अगर ऐसी बात नहीं हुआ तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि अमुक मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ठीक है, अमुक मंत्री को बर्खास्त किया जाए और वो मंत्री बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। आपके सामने अगर ये पूछा जाए कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति के प्रति। अगर आपके सामने प्रश्न आए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री का किसी पार्टी का बहुमत है तो उसको राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, नहीं हटा सकता। ठीक, और व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की सलाह गई तो निश्चित ही राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देगा। अर्थात कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, वो उसके व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के जो भी निर्णय लेता है प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है। तो दो बातें क्या क्लियर हुई कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इतना क्लियर हो गया ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन बार बार आया है हमें, इस बात हम कई बार देखे हैं कि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ये क्लियर हो गया? प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करा सकता है। ठीक है, मान लीजिए पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त करना है, सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करवा सकता है। हालांकि बर्खास्त शब्द उचित नहीं हमें लग रहा है, लेकिन बर्खास्त से हाँ ये मतलब है हमारा कि वो पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बर्खास्त करवा सकता है। ठीक, अर्थात प्रधानमंत्री का इस्तीफा और या उनका पद की समाप्ति पूरे मंत्रिपरिषद की समाप्ति हो जाएगी। ठीक, ये दोनों प्रधानमंत्री का इस्तीफा मंत्रिपरिषद के इस्तीफा के बराबर है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मुख्य समन्वयक है, अर्थात पूरी मंत्रिपरिषद के विचारों का जो निचोड़ होता है, जो निष्कर्ष निकलता है, उसी से वो राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराता रहता है और राष्ट्रपति पूरे मंत्रिपरिषद की नीतियों के अनुसार आदेश करता है। संचालन राष्ट्रपति के नाम से संचालन इसी तरह होता रहता है। ठीक, मतलब जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन सलाह किसका होता है? मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री वो निर्णय लेता कैसे है? सभी को से विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से। ठीक है, ये तो हो गया प्रधानमंत्री का जो मुख्य नीति निर्माता के रूप में कार्य। अब अगला कार्य प्रधानमंत्री के क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हो सकते हैं? इसमें कार्य हो सकते हैं कि संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित सूचनाओं का प्रदान करना, और जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। राष्ट्रपति अगर कोई मांग करता है संघ के प्रशासन से संबंधित, संघ के प्रशासन से संबंधित किसी सूचना की अगर राष्ट्रपति मांग करता है, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह उसको उपलब्ध कराए। तो उपलब्ध कौन कराएगा? प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएगा। ऐसी कोई सूचना है तो प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएगा। ठीक, जिसकी मांग राष्ट्रपति करता है।
ठीक है, ये अधिकार है। ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षानुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखवाता है। मान लीजिए ऐसा कोई मंत्री का कोई निर्णय है, ठीक है, किसी मुद्दे पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, अब किसी मंत्री ने किया है, ठीक है, और मंत्रिमंडल ने नहीं किया है, तो इस विनिश्चय को जो मंत्री ने अकेले कर लिया है, उसको राष्ट्रपति की अपेक्षा होने पर, अब राष्ट्रपति की अगर अपेक्षा हो गई कि इसको पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाए, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस मुद्दे को प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद, ठीक, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा और उस पर विचार विमर्श होगा, ठीक। मतलब जो भी बिना मंत्रिमंडल के विचार किए कोई भी मुद्दा राष्ट्रपति के पास अगर पहुंचा है, तो उस मुद्दे को पूरा विचार विमर्श होगा मंत्रिमंडल के समक्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। क्लियर हो गया? फिर अगली बात क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों को नियुक्ति करवाता है। यह तो आपको पता ही है कि जो भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पदों अभिलेख विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किसकी होती है? सलाह प्रधानमंत्री की होती है। सलाह प्रधानमंत्री की होती है। तो बिना प्रधानमंत्री की सलाह के इन पदों पर नियुक्ति नहीं होती। वो पद कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, है ना। अटॉर्नी जनरल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, अर्थात प्रधानमंत्री जब सलाह देगा तो नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री जब सलाह देगा तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत का न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसी तरह निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, ठीक, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ठीक। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ये सब होते हैं। इसी तरह निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होता है, उसके लिए क्या होता है? निर्वाचन आयोग अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको हम कह सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त। हालांकि इनके लिए पहले परिभाषित नियम नहीं था, लेकिन अभी हाल में ही
चीफ जस्टिस के आदेश के बाद स्थिति में परिवर्तन आया और इससे संबंधित अधिनियम बना, है ना। मुख्य निर्वाचन से संबंधित अधिनियम क्या बना है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस मिलकर ऐसी नियुक्ति करेंगे जब तक कि कोई विधि नहीं बन जाती। तो सरकार ने आनंद फानंद में जल्दी एक विधि बनाया और उस विधि के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी? निर्वाचन आयुक्त 3 सदस्य होंगे, एक होगा प्रधानमंत्री, दूसरा होगा मंत्रिमंडल का कोई अन्य मंत्री, ठीक है, तीसरा सदस्य होगा विपक्ष का नेता लोकसभा में, है ना। ये तीनों लोग मिल करके निर्वाचन आयोग से संबंधित नियुक्तियों पर सिफारिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में हो गया। तो ऐसे ही नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति स्वविवेक से कोई नियुक्तियां नहीं करता, ठीक है। सब में प्रधानमंत्री की सलाह होती है। और संसद के संबंध में प्रधानमंत्री क्या शक्तियां? संसद के संबंध में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, तो पता ही है सबको, लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री को नेता सदन कहते हैं, है ना, नेता सदन या लोकसभा का नेता, ठीक। और क्या होता है? राष्ट्रपति को सत्र आहूत एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। जैसा कि आपको पता ही है कि सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना यह किसका काम है? राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही क्या करता है? सत्रावसान, है ना, और सत्र की आहुति। सत्रावसान और सत्र की आहूत, ठीक। सत्र आहूत एवं सत्रावसान, सत्र आहूत एवं सत्रावसान, ये तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करेगा तो कौन कैसे करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन सलाह किसकी रहेगी? प्रधानमंत्री की, ठीक है। अब ये तो सत्र की बात हुई, लेकिन सत्र में जो बीच में स्थगन होता है, 1 दिन 2 दिन या दोपहर के बाद या कुछ भी, तो जो मतलब कि अल्पकालिक स्थगन होता है, उन सब के बारे में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति लेता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह सत्रावसान और सत्र आहूत हो गया। लोकसभा का विघटन सिफारिश भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जैसे विघटन से क्या मतलब हुआ? विघटन, मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री बहुमत में है, ऐसा कि नहीं कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हट गए और तब सलाह देने लगे, वैसी स्थिति में नहीं। जैसे अभी है, मान लीजिए पीएम मोदी है ना, अभी वो सलाह दे दें कि लोकसभा भंग कर दी जाए, विघटित कर दी जाए, सलाह दे दें राष्ट्रपति को, तो विघटन तुरंत हो जाएगा, तुरंत विघटन हो जाएगा, भले ही 2 महीने बीते हैं या कुछ भी नहीं बीते। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जब बहुमत खो दे, जब तक बहुमत है, मतलब जैसे जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री का विश्वास है, तभी तक ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय लोकसभा का विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है। पीएम द्वारा किसी भी समय लोकसभा के विघटन की
सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है, राष्ट्रपति से की जा सकती है। तब क्या होगा, राष्ट्रपति विघटित कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा पावर है। ठीक है, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास भी करता है। हाँ, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा तो करता ही है, क्योंकि जो लोकसभा में या अभिभाषण होता है धन्यवाद प्रस्ताव पर, किसी भी नई सरकार के गठन होने पर या नए वित्तीय वर्ष पर, वो सब लोकसभा में वो सब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की नीतियां होती हैं। ठीक, और लोकसभा में विपक्षी दलों की बातें सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अगर चाहे तो प्रधानमंत्री अपनाता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर है कि वो विपक्षी दलों के नीतियों का कितना अपनाता है या कितना वो करता है, विरोध करता है, नहीं अपनाता है। कुछ अन्य शक्तियों के अंतर्गत हम देख लेते हैं पीएम की अन्य शक्तियां क्या है। अन्य शक्तियां क्या हो सकती हैं? आपको पता ही है कि नीति आयोग का प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कि नहीं? पहले क्या होता था, वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। पहले योजना आयोग, ये पदेन अध्यक्ष होता है, जो भी पीएम होगा वही अध्यक्ष होगा। ठीक, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतरराज्यीय परिषद का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तथा राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। किसका? राष्ट्रीय, ये नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के बाद और कौन कौन से आयोग हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। और कौन है? एकता परिषद और जल संसाधन परिषद, जल संसाधन परिषद। ऐसे ही अनेक संस्थाएं हैं। ठीक है, अनेक संस्थाएं हैं जिनका राष्ट्रपति अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, कौन अध्यक्ष होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, एकता परिषद, जल संसाधन परिषद, नीति आयोग का होता है। तो इन सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ विदेश नीति में भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास को समुचित अवसर प्रदान करता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हालांकि विदेश मंत्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेश नीति का निर्धारण विदेश मंत्री करता है। वो सब तो सरकार का निर्धारण है, मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्धारण है। और क्योंकि सामूहिक अध्यक्ष क्या है मंत्रिमंडल का? प्रधानमंत्री ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। ठीक है, मूर्त रूप देता है, उसको स्पष्ट निश्चित करता है कि यही हमारी विदेश नीति है और जो देश का समुचित विकास इससे संभव हो पाता है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है ना? सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना। लेकिन आपको पता ही है कि राष्ट्रपति क्या है?
तो सेनाओं का प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख होता है। आपदा के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है। आपदा के दौरान सर्वे सर्वा होता है प्रधानमंत्री। आपदा के दौरान क्या होता है? हाँ, प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रधानमंत्री का। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद कैसे होती है। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रि परिषद। ठीक, मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है। हर जगह मंत्रिपरिषद है। ठीक है, 44वें संशोधन में आपातकाल के संदर्भ में जब प्रावधान किए जाने लगे तो उस समय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। ठीक, तो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद ही था। तो हम विचार करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रि परिषद की संरचना। अब मंत्रिपरिषद कैसी होती है, संरचना कैसी होती है? तो सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री। थोड़ा सा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जान लीजिए। दूसरी शब्दावली, पहली शब्दावली क्या हुई? मंत्रिपरिषद। दूसरी शब्दावली मंत्रिमंडल। ठीक, मंत्रिमंडल। ये मौखिक रूप से आप जानते रहिए। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल जो, जैसा कि हमने बताया कि मूल संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। वास्तव में जब 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग को रोकने के लिए जब विभिन्न प्रावधान किए जाने लगे तो उसी समय एक शब्द प्रयोग किया गया कि 352 तभी लागू होगा जब मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होगी। मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होगी। अब यहाँ लिखित सहमति होगी तभी राष्ट्रपति लागू करेगा। अब यहाँ केवल प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है, मंत्रिमंडल। अब चूंकि संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द आया है, मंत्रिपरिषद में तो सभी आ जाते हैं। अब मंत्रिमंडल है कौन? तो वही स्पष्ट किया गया कि मंत्रिमंडल क्या है? प्रमुख विभागों के महत्वपूर्ण मंत्री। प्रमुख महत्वपूर्ण विभागों के। ठीक है, प्रमुख महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री क्या होंगे? कैबिनेट मंत्रियों से मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। ठीक है,
मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। अर्थात ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे महत्वपूर्ण विभागों के, वही सब मंत्रिमंडल कहे जाएंगे और उनकी लिखित सहमति से ही 352 लागू किया जा सकेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। हम यहाँ पर अभी मंत्रिपरिषद पर विचार कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है। तो मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट मंत्री हो गए जो कि किसी विभाग के सबसे प्रमुख होते हैं, उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय है, मंत्रालय के अंतर्गत विभाग होता है। केंद्र की संरचना यही है। पहले मंत्रालय कैसे, मंत्रालय जैसे सबसे बड़ा मंत्रालय आप गृह मंत्रालय कह सकते हो। मंत्रालय, इसके अंतर्गत कई विभाग होते हैं। विभाग जैसे राजभाषा विभाग हो जाएगा, इसी में कई छोटे छोटे सब विभाग हो जाएंगे, तो कई विभाग हो जाएंगे। ठीक है, हर एक विभाग के लिए राज्य मंत्री होगा और मंत्रालय जो होगा उसके लिए कैबिनेट मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ऐसी संरचना होती है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, कैबिनेट और राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट, ठीक। अब राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहायक। ठीक, अब राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं। पहले तो हो गए कि कैबिनेट मंत्री के सहायक, कैबिनेट मंत्री के सहायक। ठीक है, मतलब ये कि जैसे गृह मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय क्या हो गया, एक मंत्रालय है, इसके कई विभाग हैं, तो यहाँ पर हर एक विभाग का राज्य मंत्री होगा। तो ये क्या हो गया, ये कैबिनेट मंत्री का सहायक हो गया। ठीक, और कुछ छोटे मंत्रालय होते हैं जिनके लिए कोई कैबिनेट मंत्री अगर नहीं है तो क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी कैबिनेट मंत्री के सहायक नहीं है, अर्थात इनका दर्जा कैबिनेट के लेवल का भी नहीं है। अर्थात कभी 352 लागू करना हुआ तो इनके हस्ताक्षर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, या ये मुख्य नीति निर्माता भी नहीं है, क्योंकि जब भी बैठक होती है नीतियों के निर्माण में तो कैबिनेट की ही बैठक होती है ज्यादातर। ठीक, लेकिन फिर भी ये अपने विभाग के स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं है, इनके ऊपर बात सीधे प्रधानमंत्री ही है ना। तो ये हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, इसके बाद उप मंत्री होते हैं। ठीक है, उप मंत्री आपको पता ही है, ये सब सहायता के लिए होते हैं। उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, आपको पता ही है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है एवं उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि इस मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कहाँ है, 74(1) में। ठीक, 74(1) क्या कहता है, नहीं, 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो वो क्या है, वो मंत्रिपरिषद, यही मंत्रिपरिषद है ना जिसकी हम अभी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, ये इसकी व्यवस्था इसी 74(1) में किया गया है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की संरचना आपको पता ही है कि 3 स्तर पर हो गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और
उप मंत्री। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? कैबिनेट पढ़ लिया। कैबिनेट कौन होते हैं? हाँ, अपने अपने मंत्रालय के होते हैं, मतलब अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। अपने अपने विभाग के प्रमुख या मंत्री मंत्रिपरिषद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, विदेश या अन्य मंत्रालय होते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हो, गृह, रक्षा, विदेश जैसे मंत्रालय। ठीक, जैसे मंत्रालय। अब इनकी सहायता के लिए भी कुछ होते हैं। ठीक है, शासन का महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। जैसे कि आप जब हम समितियां पढ़ रहे थे तो उसमें ये पढ़ रहे थे ना, कैबिनेट समिति, कैबिनेट समिति। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो समितियों के सहायता से महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है, कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। और इस मामले अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश से संबंधित समिति आदि। ये तो हो गया कैबिनेट के विषय में सामान्य जानकारी। अब हम राज्य मंत्री के बारे में लेते हैं। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री क्या है? राज्य मंत्रियों के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। एक जैसा हमने बताया कि कैबिनेट के सहायक के रूप में और एक स्वतंत्र प्रभार के रूप में। ठीक है, तो जो कैबिनेट के सहायक के रूप में है वो सहायता करेंगे, जो स्वतंत्र हैं वो सहयोगी के रूप में काम करेंगे। दूसरे वे मंत्री हैं जिन्हें मंत्रालय संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, तो ये भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य। ठीक है, तो इनका बॉस कौन होगा? पीएम होगा, है ना। और ये अगर किसी मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी दी गई है, मंत्रालय की कोई विशेष जिम्मेदारी, तो ऐसी स्थिति में ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होंगे, ये अपने मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होंगे। ठीक है, अपने मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होंगे। ठीक है, सहयोगी के रूप में काम करेंगे। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता। ये तो हम पहले ही बताए हैं कि राज्य मंत्री चाहे स्वतंत्र प्रभार हो चाहे राज्य मंत्री हो, वो कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। अगर स्वतंत्र प्रभार है तो अंतर यही है कि वो अपने मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं और अपने सहयोगी, अपने मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। ठीक है, उनके सहयोगी होते हैं। इसी तरह उप मंत्री की बात हम करते हैं। तीसरे स्तर पर ये मंत्री विभागों के प्रशासनिक कार्य का निर्वहन करते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। तीसरे स्तर के कौन मंत्री हैं? उप मंत्री क्या करते हैं? हाँ, ये मंत्री विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। किसके? मंत्रालय के। किसके? मंत्री मतलब जो मंत्रालय के जो विभाग होते हैं, विभागों के
प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए उप मंत्री। इसी तरह कभी कभी एक संसदीय सचिव का पद बनाया जाता है, संसदीय सचिव। ये भी एक प्रकार से बनाया जाता है संसद सदस्यों से ही, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन ये भी उप मंत्री जैसे प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में सहायता, इनका भी कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में सहायता। ठीक है, ये भी सैद्धांतिक रूप से इनको मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। ठीक है, अब ये सैद्धांतिक रूप से इनको मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। इसी तरह एक किचन कैबिनेट की अवधारणा है। ठीक है, किचन कैबिनेट ये क्या है? आंतरिक कैबिनेट। किचन मतलब रसोई होता है क्या? होता है ना, तो उसी के आशय से इसका अर्थ लीजिए तो समझ में आएगा। किचन मतलब रसोई होता है, लेकिन किचन कैबिनेट थोड़ा सा और व्यापक शब्द है। किचन कैबिनेट ये है क्या? किचन कैबिनेट ये कोई औपचारिक शब्द नहीं है, मतलब समझ रहे हैं? किचन कैबिनेट ये औपचारिक नहीं है, अर्थात इसका कहीं वर्णन नहीं मिलेगा, किसी किताब में वर्णन नहीं मिलेगा। ये व्यवहारिक आधार पर लोग इसकी अवधारणा देते हैं। व्यवहारिक आधार पर ये कह दिया जाता है, किसी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा किचन कैबिनेट। ठीक, तो किचन कैबिनेट प्रश्न उठता है किसको कहते हैं? किचन कैबिनेट 10 से 15 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय होता है। कितने? 10 मंत्री हो सकते हैं, 15 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों का लघु निकाय कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों से निर्णय के क्रम में जिन मंत्रियों से ज्यादा सलाह लेता है वही क्या है? किचन कैबिनेट। अब एक बात और समझिए, ये कोई औपचारिक नहीं है, इसलिए पक्का जान जाइए कि वो सलाह तक जरूरी नहीं है कि मंत्रियों से ही लेगा। वो अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए वो किसी से भी सलाह ले सकता है कि हमें, जैसे वो इसी मुद्दे पर सलाह ले कि इस मुद्दे पर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, तो उसमें मंत्रियों को तो शामिल करेगा ही। ये भी हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को शामिल कर ले, कुछ अधिकारियों को। ठीक है, यानी कुछ अधिकारियों से सलाह लेने लगे, जैसा कि इंदिरा गांधी के कार्य में देखा गया कि कुछ पीएन अफसर जैसे कुछ सचिव थे जिनकी बहुत ज्यादा ताकत थी। ये भी हो सकता है कि कुछ परिवार के सदस्यों को शामिल कर ले। क्या? परिवार के सदस्य, मित्र, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब किचन कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में संभवतः ब्रजेश मिश्र नाम था, उनका भी बहुत चलती थी। ठीक है, मित्र तो होते ही होंगे, कुछ मित्रों से ही सलाह लेते होंगे। ठीक है, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, परिवार के सदस्य में भाई, पत्नी, बहन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये सब, इन सब की सलाह क्या कहती है? किचन कैबिनेट की अवधारणा। किचन कैबिनेट कहने का मतलब है कि किचन कैबिनेट किसी निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। किचन कैबिनेट का निर्णय दिखता नहीं है, लेकिन निर्णय प्रभावित होता है। निर्णय
प्रभावित होता है। ये प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री के निर्णय को प्रभावित करता है, दिखता नहीं है, कभी भी दिखता नहीं है। और आप दावे से कह भी नहीं सकते कि वर्तमान किचन कैबिनेट में ये सदस्य हैं, ठीक है ना। तो आप मंत्रियों को बता सकते हो कि कौन कौन से मंत्री किचन कैबिनेट में हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से पारिवारिक सदस्य हैं, कौन से मित्र हैं, कौन क्या है, ये भी आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये है आपका किचन कैबिनेट की अवधारणा, ठीक है, जो कि पूर्णतः अनौपचारिक अवधारणा, कोई भी इसका प्रमाण नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद।